हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले का जितना भी मैंने आपको वीडियो शेयर करा है वो आपने देख के याद कर लिया होगा। आज हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनॉल की। ओके, फिनॉल के कुछ स्पेशल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और उसके अलावा हम उसके आगे हम नेक्स्ट फिर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो इस सबसे पहले हम इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल रीड अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, उससे ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम फिर ईथर का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile. Give reason. Okay. अब आपको ये पता है कि जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें एक मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक मिलता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये स्ट्रक्चर मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बनाया है, ये मैंने बनाया है पैरा नाइट्रोफिनॉल का। ओके, और ये मिलता कैसे हमको? जब हम जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें ऑर्थो आइसोमर भी मिलता है, पैरा आइसोमर भी मिलता है। पैरा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से ज्यादा बनता है। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन मिक्सचर मिल रहा है हमको और हम चाहते हैं कि हम उसको सेपरेट कर लें ऑर्थो और पैरा को। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। और आपको ये बताना है कि कौन सा आइसोमर ऐसा है नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो और पैरा में, कि जो स्टीम में भी वॉलेटाइल हो जाए, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक आपने क्लास 11th में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज शोन इन दिस स्ट्रक्चर। NO2 O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है यहाँ पर। एंड ये O की बॉन्डिंग हो रखी है OH के H के साथ, बिकॉज H के पास डेल्टा प्लस चार्ज, O के पास डेल्टा माइनस चार्ज। ओके, तो ये H बाइंड होगा NO2 के O के साथ एंड इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए। ओके, बिकॉज देयर आर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एंड ये इसका कारण क्या है कि यहाँ पर इसका रीजन मतलब जो मेन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। इसका OH इन्वॉल्व हो गया है NO2 के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और अगर मैं बात करूं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल क्योंकि आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ये मैंने आपको शो कर रखा है। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, एंड OH पे वही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये H दूसरे कंपाउंड के O के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब ये कम वॉलेटाइल होगा, कम वेपर फॉर्म में बदलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि स्टीम डिस्टिलेशन में कौन सा आइसोमर स्टीम वॉलेटाइल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले रिएक्शन आप पढ़ेंगे कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बे का क एंड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज जिसमें बेंजोइक एसिड में COOH के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे। तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हमें फिनॉल को बदलना है सैलिसिलिक में। वी विल यूज कॉल्बे रिएक्शन, और कॉल्बे रिएक्शन में हम सबसे पहले OH का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे जिससे हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। एंड ये सोडियम फिनॉक्साइड फिर CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा। वी विल गेट CO2 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग में COOH, और ये ONA को OH में बदलने के लिए हम यहाँ H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा, ये ONA OH में बदल जाएगा। ओके, और मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये वाला स्टेप क्यों जरूरी है? क्योंकि जो CO2 है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, इट विल नॉट एबल टू अटैक ऑन द फिनॉल। ओके, और अगर मैं कंपेयर करूं फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन में, तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव towards electrophilic substitution reaction,
ओके एंड CO2 भी उस पर अटैक कर पाएगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, फिनॉल पे ये ज्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सोडियम फिनॉक्साइड पे अच्छे से अटैक करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, इसका रिएक्शन हम CO2 के साथ कराएंगे और साथ में इस ONA को OH में बदलने के लिए हम एसिडिफिकेशन भी कराएंगे, तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड OH COOH। ये CO2 यहाँ पे ऐड हो गया, एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CO2 इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, ओके, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो ये आपका यहाँ पे ये मिलेगा हमें सैलिसिलिक एसिड कॉल्वे रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिमर-टिमन रिएक्शन, ओके। अब ये रिमर-टिमन में सैलिसिलिक एसिड जैसा ही कंपाउंड बनता है फिनॉल से ही, जिसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, OH एंड CHO ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ एंड एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH का रोल वही है, OH को ONA में बदलना, एंड ये CHCl3 में CHCl2 आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CHCl2, ओके। एंड फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन, तो ये CHCl2 ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू CHO और इस ONA को OH में बदलने के लिए H+ एसिडिफिकेशन, वी विल गेट सैलिसिल्डिहाइड। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH के साथ आप इसको सिंगल स्टेप में भी शो कर सकते हो, वी विल गेट सैलिसिल्डिहाइड। ये आप 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, ONA CHCl2 लगेगा, यहाँ पर CHCl3 का H हटा के, मतलब एक Cl हटेगा और H यहाँ बेंजीन रिंग से हटेगा, HCl रिमूव होगा एक्चुअली में, तो CHCl2, ओके। एंड फिर NaOH के साथ रिएक्शन, तो ये Cl2 भी हट जाएगा यहाँ से और यहाँ O लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, तो जब हम फिनॉल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2Cr2 7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स, दिस इज बेंजोक्विनोन, ओके। यहाँ जो 3 बॉन्ड थे ये 2 बॉन्ड में बदल गए हैं और OH में से H रिमूव हो गया और नीचे O जोड़ गया, तो डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन एंड इट इज डार्क कलर्ड मिक्सचर। और एक्चुअली में यहाँ पे Na2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है फिनॉल के ऊपर, और ये रिएक्शन आपकी एयर की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है फिनॉल, और एक फिनॉल का टेस्ट मैं आगे आपसे शेयर करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मेथेनॉल एंड एथेनॉल के बारे में हमें स्टडी करना है। मेथेनॉल का नाम वुड स्पिरिट भी है, CH3OH इज द फॉर्मूला। और अगर आपको याद हो 11th क्लास में भी पढ़ी हुई हमने रिएक्शन, जब हम CO पे H2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक स्टेप में मेथेनॉल मिलता है विदाउट एनी साइड प्रोडक्ट्स, विदाउट एनी वेस्टेज, एंड द रिएजेंट इज, मतलब कैटलिस्ट इज ZnOCr2O3 573 to 673 Kelvin, 200 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके। तो ये कंडीशंस आपको लर्न करनी है बिकॉज इन्हीं की प्रेजेंस में, इन्हीं के मतलब प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो पाएगी और हमें मिथेनॉल मिलेगा। एंड इसका जो मिथेनॉल है इट इज अ कलरलेस लिक्विड, बहुत पॉइजनस है, अगर हम इसको गलती से इनहेल कर लें तो हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, एंड इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, ओके। नेक्स्ट है एथेनॉल C2H5OH, एंड इसकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है, सबको पता है एथेनॉल की स्मेल। बनता कैसे है ये, इट इज मतलब ये आपका ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, जो बियर है, बियर वाइन वहाँ पे यूज किया जाता है ये, मतलब वहाँ पे बनता है एक्चुअली में, एंड ये मेनली फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बनता है। अब इसका क्या प्रोसेस है, हमने जैसे ग्रेप्स लिए, ग्रेप्स को हमने डिग्रेड करने के लिए छोड़ दिया, तो ग्रेप्स की सरफेस पे एक ईस्ट डेवलप हो जाएगी अपने आप, और वो ईस्ट में से एंजाइम निकलेगा इन्वर्टेज, जो कि ग्रेप्स की शुगर को यानी सुक्रोज को C12H22O11 को ये हाइड्रोलाइज करेगा एंड हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है एंड फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, एक्चुअली में यही फर्क है। ये आपका ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। आपको डेक्स्ट्रो लीवो आ रहा होगा आई थिंक समझ में, तो वो मेन इशू नहीं है हमारा, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेन चीज है कि सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा एंड हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा, एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगो फर्मेंटेशन in the presence of zymase enzyme, and zymase enzyme क्या करेगा, इस शुगर को, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एथेनॉल में एंड CO2 गैस एस्केप करेगी, तो दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। एंड ये आपका मतलब जब हम ग्रेप्स को सड़ाते हैं, बायोडिग्रेड करने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसकी सरफेस पे ईस्ट अपने आप डेवलप होती है और 2 एंजाइम यहाँ पे आते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज, वो करते हैं शुगर का फर्मेंटेशन।
ओके एंड ये भी आपका जो प्रोसेस है सारा का सारा, ये प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, ओके नहीं तो टेस्ट गड़बड़ा जाएगा ड्रिंक का। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड एथेनॉल, इट इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट। और अगर आपको पता हो स्पिरिट हम यूज करते हैं मेडिकल में, स्पिरिट वुंड्स को साफ करने के लिए भी, और फ्यूल एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। और सबने देखा होगा उसका कलर लाइट ब्लू कलर सा, लाइट ब्लू कलर होता है। एक्चुअली में जो कमर्शियल अल्कोहल होता है उसको हम ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाते हैं क्योंकि ये सस्ता है कमर्शियल अल्कोहल, ओके और जो पीने वाला अल्कोहल है वो थोड़ा महंगा रखा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे इसका मिसयूज करेंगे कमर्शियल अल्कोहल का, तो इसको अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। इसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट मिला देते हैं जिससे ब्लू कलर आता है, और एक पिरिडीन करके कंपाउंड आता है जिसका कि बहुत ही गंदा स्मेल होता है, फॉल स्मेलिंग लिक्विड, उसको मिक्स कर देते हैं और इस अल्कोहल को हम नाम देते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, ओके। तो दिस इज अबाउट इम्पॉर्टेंट कुछ अल्कोहल्स, इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एंड एक मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ, फिनॉल गिव्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इट रिएक्ट विद न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म वॉयलेट कलर कंपाउंड। और ये टेस्ट मैं आगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी, ओके। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ethers, we will start ethers, okay। ethers, what are ethers? Ethers are alkoxy alkanes, इसका हम nomenclature पहले ही कर चुके हैं, ROR dash, this is ether and these are of two type, symmetrical ether, unsymmetrical ether। आई थिंक आपको याद होगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका प्रिपरेशन। और अगर आपको याद हो एल्कोक्सी अल्केन इज द आयुपेक नेम। एल्कोक्सी हम छोटे वाले कम वाले कार्बन लेंथ के साथ हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, और लंबा वाला जो चेन होता है कार्बन का उसको हम एल्केन बना देते हैं। तो इसका हमें प्रिपरेशन याद करना है। तो फर्स्ट जो मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल का, एथेनॉल का मॉलिक्यूल लेके हम चल रहे हैं, और एथेनॉल के मॉलिक्यूल को जब हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, देयर आर टू रिएक्शंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा 443 केल्विन, तो इस वाले मॉलिक्यूल में से, एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से इस तरफ से H और इस तरफ से OH एलिमिनेट होगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी विल गेट एथीन, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। टेम्परेचर लर्न करना आपको 443 केल्विन, और अगर यही मैंने टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया 413 केल्विन, ओके, ये टेम्परेचर पे लर्न करना है, तो उस समय दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा सिमेट्रिकल ईथर C2H5 और C2H5, दिस इज एथॉक्सीथेन, ओके। ये सिमेट्रिकल ईथर हमको मिल गया, और ये मेथड स्पेशली यूज होता है सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। अब इसमें हमें मैकेनिज्म थोड़ा देखना है, इसका मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ईथर है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, SN2 रिएक्शन होता है, और SN2 रिएक्शन में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करता है ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये मैं भी आपको क्लियर करती हूँ एक्चुअली में क्या है, फिर मैं आपको लाइन समझाती हूँ। तो इसमें 3 स्टेप है बेसिकली। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का प्रोटॉन ऐड होना, अल्कोहल में प्रोटॉन का ऐड होना। तो इसमें अगर आपको याद हो, एथेनॉल के मॉलिक्यूल में O के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, एंड ये O का कहीं भी ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब अगर जरूरत पड़े तो। जब इसके पास H+ आएगा, क्योंकि H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये H+ पे दया करके अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेगा एंड इट विल फॉर्म बॉन्ड विद H। चलो उसकी डेफिशिएंसी मैं कर दूं पूरी, तो इसलिए ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन खुद बेचारा क्या हो जाएगा, खुद के पास कमी हो गई और खुद पे प्लस चार्ज आ गया और OH के साथ बॉन्ड बना दिया इसने, तो हमें मिल गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ओके, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इस पे, क्योंकि इसके ऊपर O के ऊपर डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने O के लोन पेयर के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड वो मैकेनिज्म जो चलेगी यहाँ पे SN2 रिएक्शन, अटैक होगा अल्कोहल मॉलिक्यूल का, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। तो ये O इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड है, ये जिस इस कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, O, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी चार्ज से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इस O ने अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन अपनी दोस्ती इसके साथ तोड़ लेगा, उसको इधर से फ्रेंडशिप के लिए हैंड मिल रहा है उसको,
ये वाला O उसको लालच दे रहा है कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, तो इस O ने इस CH2 के साथ बॉन्डिंग कर ली और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके चला गया। ओके, तो उससे क्या हुआ, ये तो वाटर बन के अलग हो गया, इसका तो अपना काम हो गया पूरा कि चलो मैं तो अपना फ्री हो गया हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए उसको सब कुछ, तो न्यूट्रल हो गया वो तो। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये जुड़ा ना, इस O ने जब इसके साथ बॉन्डिंग करी तो इस O को थोड़ा सा हल्का सा ये रहा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और कुछ भी इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, एंड इट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। एंड द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर। पहले स्टेप में क्या करा हमने, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, प्रोटोनेटेड ईथर का बनना हमने देखा कि कैसे वो बन रहा है। ओके, या मैं ये कह सकती हूँ SN2 अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड वी विल गेट प्रोटोनेटेड ईथर। बस ये H ही तो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर, तो ये H प्लस हम फ्री करवा देंगे अभी। और लास्ट स्टेप, ये O को बहुत ज्यादा वो हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका हूँ, तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको ये OH बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो ये O इस वाले बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये मैंने एरो हेड दिखा रखा है, O की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो O को वापस अपने दो लोन पेयर्स मिल गए और ये H प्लस फ्री हो गया। ओके, तो H प्लस फर्स्ट स्टेप में लगा था और वही H प्लस यहाँ थर्ड स्टेप में रिलीज हो गया, फिर ये वापस फर्स्ट स्टेप करेगा, फिर थर्ड स्टेप में रिलीज होगा। तो इस तरह से अब ये रिएक्शन चलती चली जाएगी हमारी, एंड H प्लस इज द कैटलिस्ट। ओके, एंड ये आपका क्या हो गया, दिस इज डी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। थर्ड स्टेप डी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर, एंड द थर्ड स्टेप इज डी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। एंड दिस ऑल फॉलो, ये रिएक्शन मतलब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, SN2 मैकेनिज्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो ये मेथड केवल ऐसे ईथर बनाने में हेल्पफुल है जो कि एक तो सिमेट्रिकल है, फर्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड नंबर 2, ये केवल उन ईथर्स को बनाने में हेल्पफुल है जिसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, मतलब ये अल्काइल ग्रुप इट शुड बी प्राइमरी। अगर ये मैं कोशिश करूं कि मैं सेकेंडरी ग्रुप डाल दूं या टर्शियरी ग्रुप डाल दूं तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो अगर मैं बाई चांस यहाँ पे मतलब अल्कोहल, फिर मुझे उसी तरह से सेकेंडरी टर्शियरी लेना पड़ेगा, तो अगर मैं सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लूं तो वहां पे जो रिएक्शन का मैकेनिज्म चलेगा वो SN1 मैकेनिज्म चलेगा और हमें वहां पे एल्कीन्स मिलेंगे। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है पहले, फिर वो एल्कीन एलिमिनेशन होगा वहां पे, ओके, वहां पे एल्कीन्स हमको मिल जाएंगे, यानी वाटर एलिमिनेट होगा। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि हम ये ईथर से सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप वाले ईथर बनाएं, तो उस केस में हमको सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल लेने पड़ेंगे और उस केस में SN2 रिएक्शन नहीं फॉलो होगी। यहाँ पे क्या फॉलो होगा, उस समय SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटायन बनेगा और वो एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म एल्कीन्स। ओके, और ये आपका अल्काइल ग्रुप इट शुड बी 1 डिग्री, मतलब ये 1 ही डिग्री हो सकते हैं एंड इट शुड बी अनहिंडर्ड, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये मेन पॉइंट है, एंड टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो, टेम्परेचर कम पे 413 केल्विन पे ही रिएक्शन होगी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो मुझे एल्कीन मिलेगा, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, नाउ कम टू सेकंड मेथड, विलियमसन सिंथेसिस, एंड दिस इज द लैब मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक हेलोएल्केन का मॉलिक्यूल और एक सोडियम एल्कोक्साइड का मॉलिक्यूल, मैंने मतलब अल्कोहल से बनाई है ये चीज। अल्कोहल का अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं R-OH का, तो हमें क्या मिलेगा, R-ONA, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड। तो अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन RX के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये RX ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये X नेगेटिव यहाँ से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, और ये OR डैश नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है, OR डैश नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इट विल सब्स्टिट्यूट दिस X माइनस एंड वी विल गेट ईथर ROR डैश प्लस NaX। तो ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर में कराया हेलो एल्केन वाले में, वहाँ आपने पूरी टेबल एक पूरी रिएक्शन से याद कर बताई थी आपको, ये वही रिएक्शंस हैं। अच्छा, इस मेथड की क्या एडवांटेज है कि एक तो हम सिमेट्रिकल ईथर भी यहाँ के थ्रू बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने R और R डैश अलग अलग मैं ले सकती हूँ, सेम भी ले सकती हूँ, वो हमारी मर्जी है। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड में ये पॉसिबिलिटी थी नहीं, हम एक ही तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हैं ना, तो उसमें हमें ROR ही मिलता है एक्चुअली में, यहाँ हमें ROR डैश मिल सकता है। और नंबर 2, अगर हम ऐसे ईथर बनाना चाह रहे हैं जिसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, तो इट इज पॉसिबल फ्रॉम हियर। तो वी कैन प्रिपेयर ईथर्स, कैसे बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर ईथर्स हैविंग 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इट इज पॉसिबल। ओके, अब यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने आपको शो कर रखी है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। एक मैंने हेलो एल्केन ले रखा है CH3Br, एक मैंने ले रखा है सोडियम एल्कोक्साइड, और ये मैंने 3 डिग्री ग्रुप यहाँ डाल दिया अल्काइल ग्रुप।
ये ONA के साथ। और जब हम रिएक्शन दिखा रहे हैं इसकी, तो ये RO नेगेटिव आयन, मतलब ये RO नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br। तो ये RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल CH3 पे अटैक करेगा, ओके। एंड ये O के साथ जुड़ गया CH3 के साथ, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो हमें क्या मिल गया, ईथर और साथ में NaBr। और अगर आप एक चीज देख रहे हो कि अगर मुझे ईथर ऐसा चाहिए जिसमें 3 डिग्री ग्रुप हो या 2 डिग्री ग्रुप हो, तो मैं, और एक 1 डिग्री ग्रुप है, तो हमेशा हम एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला ही लेंगे। हम एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री ग्रुप नहीं ले सकते हैं, ओके। बेटर रिजल्ट्स हमें तभी ऑब्टेन होंगे जबकि एल्कोक्साइड हम 3 डिग्री वाला लेंगे एंड एल्काइल हैलाइड हम 1 डिग्री वाला लेंगे। इस तरह में ये वाला बनाना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इस ग्रुप के साथ, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ मतलब Br लगा दूं हैलाइड, और इस CH3O के साथ में Na लगा दूं। उस समय मुझे बेटर रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होंगे, मुझे कंपाउंड ही नहीं मिलेगा एक्चुअली में, मुझे दूसरा ही कंपाउंड मिलेगा। ये मैं आपको नीचे बताती हूँ। तो बेटर रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, जबकि मैं अल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी लूं एंड एल्कोक्साइड मैं ले सकती हूँ टर्शियरी। उस केस में मुझे ऐसा ईथर मिलेगा। और एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है, SN2 अटैक हो रहा है RO नेगेटिव आयन का ऑन द CH3 with the elimination of this Br minus ion. This is substitution reaction, nucleophilic, okay? अच्छा, अगर हम एल्काइल हैलाइड में सेकेंडरी या टर्शियरी ग्रुप ले लें, तो उस समय एलिमिनेशन होगा। ये मेन चीज है कि उस समय एलिमिनेशन होगा। ये मैंने एक रिएक्शन शो कर रखी है। मैंने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ मैंने ले लिया Br, तो दिस इज 3 डिग्री हैलाइड, आइसोब्यूटाइल हैलाइड, ओके, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये मैंने ले लिया CH3ONA। तो ये क्या होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि ये Br यहाँ से हटेगा और यहाँ OCH3 लगेगा, वो इधर नहीं मिलेगा मुझे। एक्चुअली में जो OCH3 है, दिस इज अ गुड बेस। ये क्या करेगा, ये इस Br को यहाँ से हटाएगा, ओके। और H आपका इस साइड वाले कार्बन से भी निकल सकता है और इस साइड वाले कार्बन से भी निकल सकता है। तो H सपोज मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इस वाले में से बीटा हाइड्रोजन ही है, ओके। तो ये H और Br आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, HBr, एंड वो OCH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ से HBr एलिमिनेट हो गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2। दिस वी विल गेट एल्कीन, 2 मेथाइल प्रोपीन, आइसोब्यूटाइल इन्हें बोलते हैं। और इस Na ने Br के साथ ऐड कर लिया NaBr, एंड ये जो H यहाँ से निकला है वो किसके साथ चला गया, CH3OH, बिकॉज इट इज अ गुड बेस। तो ये क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कब एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि हम एल्काइल हैलाइड टर्शियरी वाला ले रहे हैं, तब पॉसिबल है। अगर यही अल्काइल हैलाइड में CH3Br ले लेती तब नहीं करता, तब ईथर मिलता हमको, ओके। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि आपको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड आप सेकेंडरी टर्शियरी आप ले सकते हो, ओके, और आपको ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ना लेकर सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड्स ले लूं, तो उस केस में मुझे ईथर नहीं मिलेगा, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी, ओके। नेक्स्ट है, फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड मॉइटी। अब इसका क्या मतलब है, सपोज मैं चाहती हूँ मुझे एक ऐसा ईथर मिले जिसमें फिनाइल ग्रुप भी हो और एल्काइल ग्रुप भी हो, यानी एल्काइल फिनाइल ईथर, ऐसा ईथर मिले। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो X है मुझे वो इस R में डालना पड़ेगा जो कि O के साथ अटैच है। यानी मैं RX लूंगी और नीचे मैं इसके साथ क्या लूंगी, बेंजीन रिंग के साथ जो O लगा है इस पे हम Na लगाएंगे, यानी हम फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। फिनॉल, ठीक है, OH ग्रुप प्लस NaOH, वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड, ONA बन गया, और इस पे RX की रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, वही सेम SN2 अटैक, और ये क्या होगा, Na प्लस यहाँ से हटेगा, इसकी जगह R आ गया, एंड वी विल गेट ईथर जिसमें कि फिनाइल ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप भी है, और ये NaX के साथ कंबाइन होकर NaX बना देगा, ओके। अब इसका क्या रीजन है कि मैं मतलब उल्टा नहीं मैं कर सकती कि मैं यहाँ पे तो ले लूँ मैं हेलोअरीन, है ना, बेंजीन के साथ मैं X लगा हुआ ले लूं और इस R के साथ मैं ONA ले लूं, तो उस केस में मुझे ईथर नहीं मिलेगा। उस केस में एलिमिनेशन, उस केस में अलग ही, मतलब उस केस में मुझे ईथर नहीं मिलेगा ये वाला, है ना। तो अगर मैं चाहती हूँ, क्यों नहीं मिलेगा ईथर, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हेलोअरीन है, हेलोअरीन वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करती है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में RX बॉन्ड क्लीव हो रहा है ना, और ये X माइनस सब्स्टिट्यूट हो रहा है OR से। तो मैं अगर यहाँ पे R की जगह ARX ले लूँ, मतलब हेलोरिन ले लूँ, और इस वाले बेंजीन रिंग की जगह मैं R ले लूँ, तो ARX बॉन्ड तो क्लीव ही नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू क्लीव ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब वो रिएक्शन मतलब क्लीव ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही नहीं होगी और हमें ईथर नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा ईथर मिले जिसमें फिनाइल ग्रुप भी हो और जिसमें अल्काइल ग्रुप भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब सोडियम जो एल्कोक्साइड वाली हमें जो मॉइटी लेनी है वो हम सोडियम फिनॉक्साइड वाली मॉइटी लेंगे, और हम RX कैसा लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे,
वी कैन नॉट टेक हेलोरिन, हम नहीं ले सकते हेलोरिन। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आज इतना, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड वी विल कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक